जैसे आज एप्पल या गूगल या अमेजोन जो है उसका ब्रांड वैल्यूएशन आप देखो तो देयर आर इनटू $1 बिलियन, राइट? यस एग्जैक्टली। बट उसके बेस पे वही है कि भाई उन्होंने उनका आईपी प्रोटेक्ट किया हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, उसके बाद उन्हें एक गुडविल अचीव किया है ओवर द टाइम। आप अपनी कंपनी का कोई नाम सोच रहे हैं कि भाई आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आप नाम ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो लोग गलती क्या करते हैं कि भाई ऑलवेज कोई कैची नाम है या कुछ डे टू डे लाइफ में यूज हो रहा है ऐसा नाम लेंगे। कितने लोगों के पास अपने कंपनी का खुद का लोगो होगा? वेलकम टू SMB पॉडकास्ट एपिसोड 2। मेरा नाम भावेश कोराट है। इंडिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ग्रो के लिए हम पॉडकास्ट में कुछ न कुछ लाते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हम अपने बिजनेसेस को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपने लोगो को कैसे प्रोटेक्ट करें, अपनी आइडिया को कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ है संजय भाई फ्रॉम एक्सेलन IP। उनका 18 साल की जर्नी है, 18 साल का एक्सपीरियंस है, वो आज हमको शेयर करेंगे। तो जानते हैं को हमारे आइडिया और बिजनेस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम क्या गागर में सागर यानी कि क्या ज्ञान ले सकते हैं। सो वेलकम संजय भाई, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आप अपनी थोड़ी सी बेसिकली जर्नी बताइए और मुझे बताइए कि आप फार्मास्यूटिकल से हो और फार्मास्यूटिकल से लेके अभी तक यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आप कैसे पहुँचे। थैंक यू भाज भाई फॉर इनवाइटिंग फॉर द SMB पॉडकास्ट टू, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप भारत के जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस है उनको ग्रो करने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं, एंड आई विल हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सो मेरा नाम संजय कुमार पटेल है और जैसे आपने बोला कि भी बाय एजुकेशन मैंने फार्मेसी किया था, लेकिन फार्मेसी करने के बाद एक्सीडेंटली आई वेंट इनटू द पेटेंट एज अ करियर, एज ए जॉब। मेरा पहला जॉब शुरू हुआ था पेटेंट डिपार्टमेंट में, टोरेंट फार्मास्यूटिकल के R&D सेंटर में, जहाँ से मैं फार्मेसी से पेटेंट की ओर डाइवर्ट हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि ये सही में एक अच्छा फील्ड है करियर के लिए और फ्यूचर स्कोप के लिए। तो देन आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, एंड उसी के बेस पे मैंने पूरा मेरा करियर बिल्डअप किया। सो 2005 से लेके आज तक आई हैव वर्कड ऑन टू डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, एंड उसके बेस पे देन आई स्टार्टेड माई ओन IP लॉ फॉर्म, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ फॉर्म, जहाँ पे हम डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में सर्विसेज देते हैं फॉर इंडिया एज वेल एज ग्लोबली। और इन एडिशन टू दैट वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग द स्टार्टअप्स एंड द MSMEs थ्रू प्रोवाइडिंग द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अभी तक तो मैंने वही सुना था कि फार्मास्यूटिकल जो भी दवाई है वो सब पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी हम वही जानना चाहते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बेसिक क्या है, कि क्या प्रोसेस रहता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। यस, सही बोला भाई जी आपने कि भी बहुत सारे लोग या बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, राइट? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ ब्रॉड सब्जेक्ट जिसके डिफरेंट टाइप्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अगर आप बेसिक डेफिनेशन समझना चाहे तो जो भी आप अपने दिमाग से, अपने ब्रेन से क्रिएट करते हो, राइट, वो सभी चीज़ आप एज ए प्रॉपर्टी ओन कर सकते हो। जिस तरह से आप अपनी कार ओन करते हो, अपना मकान ओन करते हो, अपनी ज़मीन ओन करते हो, उसी तरह ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको भी आप अपने राइट्स ओन कर सकते हो। और जिस तरह से आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी है या ज़मीन है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसको लीज पे दे सकते हो, उसको बेच सकते हो, द सेम वे आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी आप किसी को लाइसेंस कर सकते हो, किसी को बेच सकते हो, किसी को लीज पे दे सकते हो, राइट? सो इट इज़ ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, बट डिफरेंस यही है कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है जिसको आप छू नहीं सकते, बट उसका जो रोल है बिजनेस में इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। को प्रोटेक्ट और बिजनेस को स्टार्ट से जो सपोर्ट देता है क्रिटिकली, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मीन्स एनीथिंग जो आप अपने दिमाग से क्रिएट करते हो, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ओके, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कितने टाइप की होती है? अगेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आप अलग अलग आपके क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Okay. जैसे उसमें देखें तो फर्स्ट है ट्रेडमार्क, बराबर, पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिज़ाइन पेटेंट है, ट्रेड सीक्रेट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, सर्किट लेआउट है, प्लांट और फार्मर्स राइट्स है। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स। बट अगर हम बात करें डे टू डे बिजनेस की, राइट, तो उसमें मेनली पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिज़ाइन पेटेंट और थोड़ा बहुत ट्रेड सीक्रेट का रोल रहता है बिजनेस में। सो दीज आर द
4 to 5 types of IP which is impacting a day-to-day business. तो अभी तक तो मैंने ट्रेडमार्क के बारे में सुना था। तो जब तक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो समझ लो सबको लगता है कि ट्रेडमार्क लेना चाहिए तो ले लेता है। तो ट्रेडमार्क के बारे में क्या बेसिक बताओगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है? यस बाबू जी, तो अभी जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है। अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है या डिजाइन पेटेंट है, वो सबका एक डिफरेंट स्कोप है। तो बेस्ड ऑन के आपका क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट है, क्रिएशन है, उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन से आईपी में रजिस्टर होगा, ठीक है। अभी जैसे ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क के अंदर आप क्या प्रोटेक्ट कर सकते हो? आपका ब्रांड नेम है, आपका लोगो है, आपका कोई टैगलाइन है, आपका कोई फ्रेज बनाया है आपने, टैगलाइन या ऐसा कोई विजन मिशन स्टेटमेंट है, तो ये सारी चीज़ आप ट्रेडमार्क के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हम हमारी टैगलाइन भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं? यस। तो वो मेरे को अभी याद आया, अनिल कपूर ने वो झक्कास वो टैगलाइन प्रोटेक्ट किया है, वो क्या है, वो सही है? यस, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। जो भी कंपनी आप देखोगे, कंपनी के नीचे अगर उनका टैगलाइन लिखा हुआ है, राइट, सो दैट टैगलाइन इज ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। क्या बात है। अच्छा, तो उसका प्रोसेस क्या लेता है? और ट्रेडमार्क में मैंने बहुत सारे देखे, किसी के लोगों के ऊपर टीएम रहता है, फिर रजिस्टर होता है, तो हाउस लॉन्ग उसका टाइम क्या रहता है? यस, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि भाई व्हाट इज टीएम एंड व्हाट इज आर, राइट। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रोसेस की, तो सबसे पहले वेन एवर यू आर आइडेंटिफाइंग योर प्रोडक्ट नेम और कंपनी नेम, आप अपनी कंपनी का कोई नाम सोच रहे हैं कि भाई आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आप नाम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो लोग गलती क्या करते हैं कि भाई ऑलवेज कोई कैची नाम है या कुछ डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है ऐसा नाम लेंगे। बट जब आपको उसको ट्रेडमार्क करवाना है तो आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो आप नाम सिलेक्ट कर रहे हो वो नाम एक तो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, मीन्स वो आपके बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्टली डिस्क्राइब करे ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जेनरिक नहीं होना चाहिए, मीन्स हम जो डे टू डे लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं वो वर्ड नहीं होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट शुड नॉट बी आइडेंटिकली सिमिलर टू एग्जिस्टिंग कोई मार्क। अगर कोई एक मार्क ऑलरेडी है मार्केट में या आपके डोमेन में, तो उसके जैसा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, राइट। सो दिस आर द 3 क्राइटेरिया। किसी भी आदमी को अगर प्रोडक्ट या कंपनी का नाम सिलेक्ट कर रहा है तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन चाहिए तो। सो दैट इज़ द फर्स्ट एस्पेक्ट। सो बिफोर यू सिलेक्ट योर नेम, कंसिडर दिस 3 क्राइटेरिया। वो उसके बेस पे आपने जो भी नाम सिलेक्ट किया है उसको पहले आपको सर्च करना है कि भाई आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से आपको पहले उसका ट्रेडमार्क का क्लास आइडेंटिफाई करना है। वो क्लास के अंदर आपको सर्च करना है कि ये नाम से सेम या सिमिलर ऑलरेडी किसी का नाम रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो आपको ट्रेडमार्क मिलने वाला नहीं है, राइट। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गो विद दैट नेम। तो वो सर्च इज़ अ फर्स्ट स्टेप। सर्च करने के बाद आपको लगता है कि भाई ओके भी ये नाम का कोई ट्रेडमार्क नहीं है अवेलेबल, इवन डिसेप्टिवली सिमिलर भी कोई मार्क नहीं है, देन यू गो फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क फाइलिंग। तो जिस दिन आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो उस दिन से आप आपके लोगो पे या नाम पे टीएम लिख सकते हो। ओके। टीएम इंडिकेट्स के भाई आपने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है लेकिन इट इज़ अंडर प्रोसेस। उसके बाद का प्रोसेस है कि भाई ट्रेडमार्क ऑफिस के साइड से उसका एग्जामिनेशन होगा। अगर उनको कुछ क्वेरी होगी तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करेंगे जिसका आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद भी अगर कई बार ऐसा होता है कि उनको स्टिल कुछ क्वेरी है, कुछ मेजर क्वेरी है, तो दे विल गिव यू 1 चांस ऑफ द हियरिंग। तो हियरिंग के टाइम पे आप अपना एविडेंस दे के आपको जस्टिफाई कर सकते हो जो भी क्वेरी है उसके अगेंस्ट में, और उसके बेस पे फाइनली वो आपका जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क ऑफिस एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जर्नल में पब्लिश होता है। पब्लिश होने के बाद वो प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता, पब्लिश होता है इन अ ट्रेडमार्क जर्नल एंड इट विल रिमेन इन द ट्रेडमार्क जर्नल फॉर 4 मंथ। 4 महीने के लिए वो ओपन रहता है। सो जहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी जिसको अपोजिशन करना है आपके ब्रांड्स के अगेंस्ट पे वो अपोजिशन कर सकता है। तो अगर ये 4 महीने के अंदर किसी ने अपोजिशन फाइल नहीं किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा और उसके बाद आप आर लिख सकते हो। आर का इंडिकेशन या मीनिंग यही है कि भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया। लेकिन अगर किसी ने अपोजिशन फाइल किया ड्यूरिंग दिस 4 मंथ तो फिर आपका अपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं होगा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो समझ लो मेरे को आर मिल गया है, एक ही नाम है पर 2 अलग अलग बिजनेस कैटेगरी में है, तो उसमें क्या मुझे ट्रेडमार्क मिल सकता है? समझ लो मैं रियल एस्टेट करता हूँ और सेम नाम का कोई ज्वेलरी वाला बिजनेस है, तो उसमें क्या होता है प्रोसेस? जैसे मैंने बोला कि ट्रेडमार्क के डिफरेंट क्लासेस है, देयर आर 45 क्लासेस। क्लास 1 टू क्लास 34 आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए है
और 35 to 45 फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ओके सो आपको जो डोमेन में बिजनेस करना है प्रोडक्ट या सर्विस में, तो अलग अलग क्लास में आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर समझ लो आपने एक क्लास में रजिस्ट्रेशन किया है तो वो आपको दूसरा क्लास में प्रोटेक्शन नहीं देगा। अगर दूसरे क्लास में अगर किसी ने वो नाम रजिस्टर करवा दिया तो आप वो नहीं ले सकते फिर। अच्छा, एग्जैक्टली। सो यानी कि आप कहते हो कि कोई एक क्लास में मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मेरा बिजनेस रजिस्टर है, ठीक है, और दूसरा कोई बंदा आ रहा है पर उसका नेचर और बिजनेस अलग है, तो उनको भी मिल सकता है ये नाम, वो नाम से। अदरवाइज मैंने दोनों क्लास में रजिस्टर करवाया है तो नहीं मिलेगा। तो उसे नहीं मिलेगा। ओके, एग्जैक्टली। और दूसरा आपने जो बताया था टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कि कॉपीराइट, तो मैंने बहुत सारी जगह पे देखा है कि कॉपीराइट वेबसाइट इसमें लिखा होता है, कोई बुक्स होती है उसमें भी लिखा होता है। तो ये कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट का थोड़ा बेसिक में आप बताएंगे? या अभी कॉपीराइट क्या है, कोई भी आपका कोई आर्टिस्टिक काम आप कर रहे हो, राइट, जैसे कि आपने कोई लिटरेचर आर्टिस्टिक या म्यूजिक रिलेटेड या आर्टिस्टिक क्रिएशन कर रहे हो, आपने कोई बुक लिखा, आपने कोई पोएम लिखा, तो दैट फॉल्स अंडर द कॉपीराइट। कोई आपने म्यूजिक क्रिएट किया, कोई आपने वीडियोग्राफी सिनेमाटोग्राफी किया, कोई पेंटिंग किया, कोई फोटोग्राफ बनाया, इवन कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसका सोर्स कोड जो रहता है, अच्छा, ऑल दिस कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर द कॉपीराइट, ओके, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जो आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है और इसमें फॉल हो रही है, उसको आप कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ मज़े की बात ऐसी है कि कॉपीराइट एक ही ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन किए बगैर भी आप क्लेम कर सकते हो कि ये चीज़ आपका कॉपीराइट है। तो मैं यानी कि समझ लो मैंने कोई भी कुछ बुक लिखा है तो मैं लिख के डायरेक्ट कॉपीराइट लिख के फिर मार्केट में डाल सकता हूँ, या डायरेक्ट बुक मेरी लॉन्च हो सकती है, फिर उसके बाद किसी ने वही सेम बुक का कॉपी किया तो फिर मैं क्लेम कैसे कर सकता हूँ? गवर्नमेंट कैसे हम मेरा ये प्रोटेक्ट कर सकता हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि इसके लिए मैंडेटरी नहीं है बट एडवाइजेबल है। ओके, एडवाइजेबल है इसी के लिए कि अगर फ्यूचर में कोई लिटिगेशन हो रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, इधर आप किसी के ऊपर क्लेम कर रहे हो या कोई आपके ऊपर क्लेम कर रहा है कि ये मेरा क्रिएशन है या मेरा लिखा हुआ है, तो उस टाइम पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो दैट विल बी कंसिडर एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस टू डिफेंड। तो उसकी प्रोसेस कोई होती है क्या? तो प्रोसेस में भी क्या है कि जो भी आपका आर्टिस्टिक वर्क है, इधर बुक लिखा है आपने तो उसका कॉपी, या कुछ सॉफ्टवेयर कोड है तो उसका डीवीडी कॉपी ने उसके साथ आपको कॉपीराइट ऑफिस में सबमिट करना रहता है। कॉपीराइट ऑफिस उसका बेसिक कंप्लायंस देख के उसको अप्रूव करेगा एंड ग्रांट करेगा, एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जो अभी हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो अभी दिमाग में वही चल रहा है, तो मैं आउट ऑफ द बॉक्स एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या बुमराह का जो वो बॉल है यॉर्कर, वो कॉपीराइट हो सकता है? वो कॉपीराइट हो सकता है एज लॉन्ग एज के ही इज कंप्लाइंग ऑल द क्राइटेरिया फॉर द नहीं, आप आर्ट बताया था, वो वन ऑफ द आर्ट है, इसलिए यस वो हो सकता है। यस ओके, थैंक यू। सो आपने बताया कि भाई वन ऑफ द टाइप ऑफ द पेटेंट ऑल्सो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट रहता है। अभी तक जो मैंने सुना है वो फार्मास्यूटिकल में ही पेटेंट रहती है। जब हम छोटे थे अभी तक वही होता है कि भाई बाहर की कंपनियां जो MNC कंपनियां है वो फार्मेसी में पहले से प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पर हम मैन्युफैक्चर इंडिया करती है पर पेटेंट उनके पास रहती है। वो पेटेंट ख़त्म होने के बाद वो लोग यहाँ पे इंडिया में माल डाउन करते हैं। तो ये पैटर्न क्या है? पैटर्न का थोड़ा बेसिक बताएंगे आप? जैसे आपने बोला बाबूजी कि भाई आपको खाली यही इन्फॉर्मेशन था कि भाई फार्मास्यूटिकल में पेटेंट होता है, राइट, और इंटरनेशनल कंपनीज पेटेंट होल्ड करती है और दे आर ब्लॉकिंग द जेनरिक कंपनी टू मैन्युफैक्चर, राइट। दे आर होल्डिंग द पेटेंट बिकॉज उन्होंने वो रिसर्च किया है, उन्होंने वो इन्वेंशन किया है, उन्होंने बिलियंस डॉलर स्पेंड किया है, उसके बाद उनको पेटेंट मिलता है, राइट। सो टू गेट सम रिवार्ड्स जो उन्होंने स्पेंड किया है उसके लिए। अभी पेटेंट किसको मिलता है? तो कोई भी इन्वेंशन आपने किया है जो आइदर प्रोडक्ट फॉर्म में है या प्रोसेस फॉर्म में है, उसको पेटेंट मिल सकता है, बट उसके लिए 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने हैं। क्या है वो? तो फर्स्ट इज नोवेल्टी, कि भाई आपका इन्वेंशन नोवेल होना चाहिए, वो इन्वेंटिव होना चाहिए और उसका कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। नोवेल का डेफिनेशन क्या है कि आप जो भी इन्वेंशन आपका बोल रहे हो वो पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं होना चाहिए, इन किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, मतलब वो कहीं पेटेंट में लिखा नहीं होना चाहिए, किसी बुक में नहीं लिखा होना चाहिए, कोई आर्टिकल में नहीं लिखा होना चाहिए, कोई उसका ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन या सच वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, तो ही आप कह सकते हो कि भाई आपका इन्वेंशन नोवेल है। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया इज इन्वेंटिव या नॉन ऑब्वियस।
समझ लो कि आप जो इन्वेंशन आपका बोल रहे हो एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन कहीं पे पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया इज फुलफिल्ड कि भाई आपका इन्वेंशन नोवेल है। बट सिमिलर इन्फॉर्मेशन कहीं पे लिखा हुआ है, आइदर पेटेंट में लिखा हुआ है या सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में है, तो उसको रेफरेंस लेके आप जो आपका इन्वेंशन बोल रहे हो उसके बीच में जो डिफरेंस है या चेंजेस है, अगर वो फील्ड का बंदा जिसको वो बेसिक नॉलेज है वो टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्री का, उसके लिए कितना ईजी है वो चेंज करना, अगर वो ईजी है या ऑब्वियस है तो इन्वेंटिव नहीं है। बट उसके लिए वेरी डिफ़िकल्ट है, वेरी कॉम्प्लेक्स है कि उसको एग्जीक्यूट करना या फिर यहाँ से ये प्रोडक्ट तक पहुँचना, तो आप बोल सकते हो कि भाई आपका इन्वेंशन इन्वेंटिव है। और थर्ड क्राइटेरिया इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, दैट ऑलमोस्ट कंप्लाइज बिकॉज इट इज़ टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडस्ट्रियल द लार्ज स्केल लेवल। सो अगर आप ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो और आपका इन्वेंशन प्रोडक्ट या प्रोसेस फॉर्म में है, तो आप उसको पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो इंडिया में क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करती होगी आपके हिसाब से? अगेन बहुत सारे लोगों को मीथ है कि भाई खाली फार्मा इंडस्ट्री है जो पेटेंट करती है, बट इट इज़ पूरा रिवर्स है। फार्मा इंडस्ट्री इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखे हम तो दैट इज़ अ जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज का काम क्या है, जो भी पेटेंट ऑफ पेटेंट होता है उसको कॉपी करना। जेनरिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट द कॉपी ऑफ द ब्रांड प्रोडक्ट, तो कॉपी करने में कहीं इन्वेंशन नहीं आएगा, राइट। तो उसमें पेटेंट फाइलिंग का स्कोप बहुत कम हो जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो मेजर स्कोप रहता है वो पेटेंट सर्च का रहता है या फिर फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च का रहता है, टू चेक कि भाई कौन से प्रोडक्ट का पेटेंट कब एक्सपायर हो रहा है, जिसके बेस पे वो अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके और डेवलप कर सके। मेजोरिटी जो पेटेंट हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग डोमेन में हो रहे हैं, राइट। एंड नाउ स्टार्टअप बूम, जहाँ पे मेजोरिटी स्टार्टअप आर बेस्ड विद द टेक्नोलॉजी, राइट, तो वहाँ पे मेजोरिटी पेटेंट फाइलिंग हो रहे हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग में कैसा है, आपने एक मशीन बना दिया, वो मशीन के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है। एक वर्जन आपने फर्स्ट लॉन्च किया, बट एवरी 6 months यू आर कमिंग अप विद द अपग्रेडेड वर्जन। उसका टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, उसका कंपोनेंट चेंज हो रहा है, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू डिक्रीज द कॉस्ट, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो इंजीनियरिंग डोमेन जो है, इवन मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, तो इसमें बहुत सारे पेटेंट फाइलिंग हो रहे हैं कंपेयर टू फार्मास्यूटिकल्स। सो आपको क्या लगता है कि इंडिया का पेटेंट जो रजिस्टर करना है उसमें कल्चर क्या है कि, और दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आप सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई ये पेटेंट रजिस्ट्रेशन में अच्छी कंट्री है, और सबसे ज़्यादा पेटेंट कहाँ पे रजिस्टर हो रहा है अभी राइट नाउ? सो इन टर्म ऑफ नंबर आप देखें तो चाइना एंड यूएस इज द हेडिंग दैट नंबर्स, बट दैट इज अ नंबर पर्सपेक्टिव, राइट। बट if you see if you want to follow really innovation culture, right, कल्चर की बात करें जहाँ पे उनके ब्लड में इनोवेशन है, डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके नए नए इन्वेंशन कर रहे, इनोवेशन कर रहे, एंड दैट इज़ हेल्पिंग टू मेक लाइफ ईजी। तो उसका अगर हम बात करें तो यू कैन सी द जापान इज़ द आइडियल कंट्री जहाँ पे आप वहाँ से वो कल्चर ले सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर ऑल्सो डूइंग वेल इन टू द इनोवेशन इंडेक्स, राइट। India is also slowly growing up in that particular index, that is innovation index. अभी बहुत सारे पीछे थे, लेकिन अभी we are gradually increase in that numbers. The innovation index that is issued by the WIPO every year. तो अभी इंडिया में स्टार्टअप इतने सारे आ रहे हैं, तो इसमें से आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज ऐसे स्टार्टअप है वो पेटेंट रजिस्टर कराते हैं? नहीं, इसमें अभी बहुत वो नंबर इज़ वेरी लेस, बिकॉज के यानी कि इनोवेशन कितना होता है? हाँ, इनोवेशन होता है, लेकिन उसमें भी इनोवेशन इज ऑल्सो लेस, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप कैसे है, दे आर इनटू द सर्विस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, अच्छा, राइट। तो पेटेंट इज नॉट एप्लीकेबल, बट अगर अदर आईपी है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, वो उनके लिए एप्लीकेबल होता है, दे आर डूइंग, राइट। सो आफ्टर कोविड एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम जो अभी बिल्ड हो रहा है इंडिया में, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ ट्रेडमार्क फाइलिंग, कॉपरेट फाइलिंग, ऑल ओवर आईपी फाइलिंग इज इंक्रीजिंग इन द लास्ट, अगर आप देखें 1-2 साल का, तो इट इज़ इंक्रीजिंग अ लॉट। तो ये पेटेंट में प्रोसेस क्या रहता है? मेरे को कब पेटेंट रजिस्टर कराना चाहिए, इनोवेशन के पहले, बाद में? और इसमें क्या रहता है कि मेरे को कोई चीज़ होनी चाहिए या अदरवाइज मेरा कोई अल्गो है, जैसे मैं IT का हूँ तो मेरा क्या सोर्स कोड या अल्गोरिदम मैंने बनाया वो भी पेटेंट हो सकता है? उसके बारे में थोड़ा प्रोसेस के बारे में आप जैसे मैंने बोला ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन और डिफरेंट टाइप्स,
आपका जो सोर्स कोड वाला पार्ट है या एल्गोरिदम वाला पार्ट है वो फॉलो होगा कॉपीराइट के अंदर। ओके, ठीक है। एग्जैक्टली। तो पेटेंट के अगर प्रोसेस की हम बात करें या टाइमिंग की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू फाइल योर पेटेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज इट इज वेयर फर्स्ट विल गेट अ राइट, फर्स्ट मोड whoever file first, right? So that is a system term called the first to file. Whoever file first will get a priority. ओके, So समझ लो कि आप आज कोई एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और आपने कुछ सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किए, भाई ये 4 या 5 सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो, बट आपको श्योर नहीं कि उस 5 में से कौन सा सॉल्यूशन वर्कआउट करेगा। तो वो टाइम पे आप इमीडिएटली कैन गो फॉर अ प्रोविजनल पेटेंट। प्रोविजनल पेटेंट क्या है कि भाई आपके पास जो भी मिनिमम इन्फॉर्मेशन या डेटा है उसके बेस पे आप प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर सकते हो। बेनिफिट क्या है उसका कि आपका पेटेंट फाइल होने पे आपको प्रायोरिटी डेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो प्रायोरिटी डेट के बाद कोई अदर पर्सन इस पेटेंट फाइल कर रहा है सेम कंसेप्ट के लिए, सेम आइडिया के लिए, इंडिया में या दूसरी कोई भी कंट्री में, तो आपका प्रायोरिटी डेट जो होगा वो पहले गिना जाएगा। ओके, तो वो आपको अर्ली प्रायोरिटी डेट मिल गया। प्रोविजनल पेटेंट फाइल करने के बाद आपको 12 महीने का टाइम मिलता है। सो ड्यूरिंग द 12 मंथ्स यू प्रिपेयर द प्रोटोटाइप, डू योर टेस्टिंग, वैलिडेशन, जो भी उसमें कुछ प्लस माइनस करना है, एंड यू कंक्लूड के भाई आइदर आपने जो 5 सॉल्यूशन आइडेंटिफाई किए थे उसमें से खाली ये एक वर्कआउट करता है, तो वो एक पेटेंट जो आपने प्रोविजनल फाइल किया था वो एक सॉल्यूशन को लेके देन आप फाइल द कंप्लीट पेटेंट। So, but it is always advisable to file your patent application, at least a provisional patent application, as early as possible. तो इसमें क्या रहता है, आपने जो बोला कंट्री वाइज चेक करना पड़ता है, तो मैंने अभी पेटेंट फाइल किया तो वो इंडिया के लिए ही रहेगा या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड? Yes, that is again a good question. So, उसको जब हम नोवेल्टी के लिए सर्च करते हैं तो नोवेल्टी के लिए जो सर्च होगा दैट इज हैपन ग्लोबली। ओके, नोवेल्टी डिफाइन करने के लिए हमको ग्लोबल सर्च करना है। वी हैव टू चेक कि भाई ये सेम इन्फॉर्मेशन किसी भी कंट्री में पब्लिक डोमेन में है या नहीं। उसमें थोड़ा कोई बिजनेसेस का एग्जांपल आप देंगे क्या? समझ लो मैंने कोई डिवाइस बनाया, ओके, ठीक है, डिवाइस बनाया, लेकिन दैट डिवाइस मुझे पता है कि भाई यूएस में अवेलेबल है, दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन यूएस मार्केट, ओके, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में आज तक किसी ने लॉन्च नहीं किया है, तो मैं वो प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना चाहता हूँ। तो मैं आपके पास आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई सर मेरे को इसका पेटेंट फाइल करना है क्योंकि इंडिया में किसी के पास नहीं है। बराबर। बट पेटेंट फाइलिंग करने के लिए जब मैं सर्च करूंगा तब मुझे मिलेगा कि भाई ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी यूएस में है, दैट मीन्स इट इज़ इन पब्लिक डोमेन। अगर वो पब्लिक डोमेन में है तो वो नोवेल नहीं है, नोवेल नहीं है तो आपको उसका पेटेंट नहीं मिल सकता। ओके, राइट, तो सर्च जो होगा वो ग्लोबली होगा, लेकिन समझ लो आप पेटेंट फाइल कर रहे हो इंडिया में तो वो पेटेंट आपका जो होगा उसका राइट इज़ लिमिटेड टू इंडिया ओनली, बिकॉज पेटेंट का जो आपको राइट्स मिलता है दैट इज़ अ टेरिटोरियल राइट। तो आपका पेटेंट जो कंट्री में है वो कंट्री के टेरिटरी तक ही आपका वो लीगल राइट्स एप्लीकेबल है। तो अभी हमने 3 बात किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कितने टाइप्स है, आपने बताया भाई ट्रेडमार्क जरूरी है, कॉपीराइट और पेटेंट। तो एज अ ब्रांड वैल्यू हम देखे जाए तो समझ लो अमेज़ोन है, एप्पल है, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत सारी है। तो इसमें से ये लोग क्या फॉलो करते हैं और लोगों का कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं कोई कंपनी का कि भाई लोगों कितना मैटर करते हैं, और इसमें समझ लो तीनों चीज़ हमने नहीं किया है तो उसके बाद बहुत सारा नुकसान हो सकता है, तो उसका कोई आपके पास एग्जांपल है? तो या कोई भी देखो, कोई भी जैसे आज एप्पल या गूगल या अमेजोन जो है उसका ब्रांड वैल्यूएशन आप देखो तो देयर आर $2 बिलियन, राइट, बट वो ओवरनाइट नहीं हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली। बट उसके बेस पे वही है कि भाई उन्होंने उनका आईपी प्रोटेक्ट किया हुआ है, ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, उसके बाद उन्हें एक गुडविल अचीव किया है ओवर द टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि भाई आपको जो भी आपका ब्रांड नेम है या लोगो है उसको पहले तो प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के बाद यू क्रिएट द गुडविल इनटू द मार्केट एंड धीरे 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 स्लोली इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द वैल्यूएशन, राइट। सो ऐसे बहुत सारी कंपनीज या बिजनेस है जहाँ पे अगर उन्होंने बाय मिस्टेक या ऐसा नाम रख दिया है और बिजनेस शुरू कर दिया है कि जहाँ पे ऑलरेडी वो नाम से या सिमिलर नाम से किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो उसमें क्या होता है आपने बिजनेस एक्सपांड कर दिया, फैला दिया, लेकिन वन फाइन डे यू विल गेट अ नोटिस कि भाई ये तो हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, आप ये नाम से बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको नाम बंद करके अलग नाम से बिजनेस शुरू करना पड़ेगा।
तो आपने जो भी 2-3 साल में जो भी एस्टैब्लिश की है आपकी गुडविल या मार्केट में रेपुटेशन, वो सब आपको जीरो करके अगेन नए नाम से शुरू करना पड़ेगा। जस्ट एक ही मिस्टेक की वजह से कि आपने प्रॉपरली ड्यू डिलीजेंस सर्च नहीं किया था स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे एक केस अभी याद आ रहा है, एशियन, आपको याद होगा तो एशियन पेंट्स में भी है और एक एशियन टाइल्स भी आई थी। तो आई थिंक एशियन टाइल्स बहुत बड़ा नाम हो चुका था, उसके बाद भी उन लोगों ने नाम चेंज किया। आई थिंक अभी एजीएल ऐसे बहुत सारे केसेस है। इफ यू सी दैट महिंद्रा का मॉम एंड मी फ्रेंचाइजी जो था, राइट, अच्छा, दे हैव टू क्लोज इट डाउन जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज हैविंग द ट्रेडमार्क बिफोर देम। ओके। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। अब एक छोटा सा कोई एग्जांपल दे सकते हो छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, राइट, कि भाई कोई रिटेलर है और रिटेलर को भी कोई एक नाम से उसने ओपन कर दिया, अच्छा लगा, उसी सिटी में दूसरा भी ओपन किया, फिर वो दो स्टोर ओपन होने के बाद वो कोई नए सिटी में जा रहा है और उसके बाद उसको कोई लीगल नोटिस हो कुछ आई तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करें? आप ऐसा कोई एग्जांपल हो तो। यस, अभी आप अहमदाबाद गांधीनगर का ही देखें तो गांधीनगर में एक ऑर्गेनिक आई थिंक 5-7 साल पहले एक ऑर्गेनिक स्टोर शुरू हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा था धान्यम। ओके। धान्यम नेचुरल्स या धान्यम ऑर्गेनिक्स ऐसा करके। उन्होंने एक स्टोर किया, दूसरा स्टोर किया, 2 साल तक दे हैव डन अ वेरी गुड बिजनेस। देन दे प्लान टू एक्सपांड इनटू द अहमदाबाद सिटी। तो दे ट्राई टू गेट अ ट्रेडमार्क फॉर दैट। लेकिन अगर ट्रेडमार्क सर्च करने पे पता चला कि वो नाम से तो ऑलरेडी किसी का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, एंड दैट इज ऑल्सो उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले से, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है हमको ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाना है, एंड दे स्टार्टेड दैट 3rd ब्रांच इनटू द अहमदाबाद। अहमदाबाद में उन्होंने ब्रांच लॉन्च किया और द नेक्स्ट वीक उनको नोटिस आया कि भाई ये ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर्ड है, यू कैन नॉट यूज द सेम नेम फॉर द सेम बिजनेस। एंड अल्टीमेटली उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनको वो नाम चेंज करना पड़ा और उनको देन दे हैव कन्वर्टेड इट टू न्यू नेम आयुधा ऑर्गेनिक्स करके। बट वो चेंज इज नॉट चीप। उसका 3 साल की पूरी 3 साल का जो उनका रेपुटेशन क्रिएट किया हुआ था, कस्टमर बिल्डअप किया हुआ था, गूगल रेटिंग, जहाँ पे सब स्टेशनरी बोर्ड, सो मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड विद दैट नेम, राइट। तो वो पूरा जीरो करके उनको नए नाम से शुरू करना पड़ा। बट एज दे हैव लर्न द लेसन्स बिफोर स्टार्टिंग दैट नेम, वी हैव ऑलमोस्ट सर्च 25 नेम्स बिफोर फाइनलाइजिंग दिस नेम। एंड ये नाम फिर उन्होंने एक नहीं 4 अलग अलग क्लास में सब में ले लिया रजिस्ट्रेशन पहले से ही। देन दे स्टार्टेड द बिजनेस, राइट। सो दैट इज द लर्निंग वन कैन गेट आइदर बाय एजुकेशन और बाय हैविंग सच नोटिसेस। जब नए स्टार्टअप और नए बिजनेसेस है उसको तो ये यस बहुत ध्यान बहुत जरूरी है। और नाम का क्या इम्पोर्टेंट रहता है कि नाम सर्चिंग में कभी क्या लगता है कि हम 3 फ्रेंड्स हुए, हम तीनों का फर्स्ट नाम लेके हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अदरवाइज तीनों का कोई कॉमन ले दिया। ऐसा बहुत सारे करते हैं कि भाई जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तब कॉमन आता है, तो उसमें नाम का कितना इंपॉर्टेंट रहता है? नाम का देखो, जैसे मैंने बोला कि ट्रेडमार्क के लिए जो क्राइटेरिया है कि भाई वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, उसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होना चाहिए, वो जेनरिक नहीं होना चाहिए और वो किसी के साथ सिमिलर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अगर वो क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा है तो उसके बाद आपने जो भी नाम रखा है उसको कोई कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इट इज़ अप टू यू। आप फिर उसको कैसे परस्यू कर रहे हो मार्केट में, उसके बेस पे आप वो ब्रांड को बड़ा कर सकते हो, राइट। बट वो जो 3 क्राइटेरिया है वो अगर आपने ध्यान में नहीं रखे तो आपको लेटर ऑन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है। नाम के बाद लोगो आता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में 7.5 करोड़ से ज़्यादा बिजनेसेस चलाते हैं, MSME और SME और रिटेल सब है, तो कितने लोगों के पास अपने कंपनी का खुद का लोगो होगा? देयर आर वेरी फ्यू परसेंटेजेस जो लोगो रहेगा। आफ्टर कोविड जब ऑनलाइन बिजनेस पूरा बूम हुआ तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आया कि भाई आगे व्हेन दे आर गोइंग टू द ई-कॉमर्स पोर्टल, उनका पहला रिक्वायरमेंट ही है कि भाई ट्रेडमार्क होना चाहिए। दूसरा जेम पोर्टल में अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे ट्रेडमार्क होना चाहिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों की वजह से नाउ पीपल आर अवेयर कि भाई ठीक है एटलीस्ट ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रॉपर लोगो होना चाहिए, एक उसका वो वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। स्टिल अभी उसमें लोगों को टाइम लगेगा वो समझने में। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को लग रहा है कि जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से कि हमारे जितने भी कस्टमर आते हैं ना संजय भाई, उसमें से ओनली 20-30% के पास ही लोगो होता है, 70% के पास लोगो नहीं है और हमने उसके लिए लोगो मेकर भी रखना पड़ता है। तो अब तक पहले से भाई वही मनीलाल एंड कंपनी ने MSN कंपनी वही अभी तक वही चल रहा है। तो ये कब ख़त्म होगा? एक जनरेशन के बाद। आपने जब बोला कि भाई जेम पोर्टल, तो जेम पोर्टल बहुत बड़ी बात है।
उसको गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करता है, तभी उसको बीच में ये आया, तभी वो जाके लोगो और ट्रेडमार्क कराता है। यस तो ऐसे तो बहुत सारे बिजनेसेस है जो यहाँ पे तो इंडिया में आपको पता है अंबिका होता है तो न्यू अंबिका, दी अंबिका और सब कुछ आगे आगे सब कुछ चला के बोर्ड चढ़ जाता है। ये वो चढ़ता है क्योंकि उन्होंने पहले ट्रेडमार्क नहीं किया, ठीक है। ट्रेडमार्क नहीं किया, उसका दो रीज़न हो सकता है, आइदर उनको ज़रूरत नहीं लगी या फिर उनका नाम ऐसा है कि उसको ट्रेडमार्क मिलना मुश्किल है, एग्जैक्टली। ठीक है। तो उसकी वजह से ट्रेडमार्क नहीं किया, उन्होंने ट्रेडमार्क नहीं किया, इसी की वजह से यू कैन फाइंड आउट। आप कहीं पे जाओगे तो आपको जैसे वो बड़ौदा में जगदीश चवाना है, हाँ, तो आपको 10 जगदीश वाले मिलेंगे क्योंकि उसने ट्रेडमार्क नहीं किया, तो ही कैन नॉट स्टॉप अदर्स। तो वो ऐसा भी नहीं है कि नाम है तो नाम का भी ट्रेडमार्क नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ। नाम कॉमन नाम है, कॉमन नाम है इसीलिए नहीं हो पाएगा उसको। बट अगर आप उसको प्रॉपर लोगों के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो और इफ यू आर यूजिंग, इफ यू आर प्रूविंग कि भाई आप 10 15 20 साल से ये नाम से ये लोगों से बिजनेस कर रहे हो, तो वो एविडेंस के साथ आप कर सकते हो विथ अ लोगो। बट वो जो पर्टिकुलर नेम है विच इज़ वेरी कॉमन, उसके लिए आपको राइट्स नहीं मिलेगा। ओके, तो सो अभी हम पैटर्न की बात कर रहे थे, तो पैटर्न में आपने बताया कि भाई पैटर्न आपने जब सोच लिया है तभी डायरेक्टली आपको पैटर्न कर देना चाहिए, उसके बाद हमको 12 मंथ मिलता है। समझ लो कोई हार्डवेयर वाला बिजनेस है, उसके साथ कोई सॉफ्टवेयर है तो उसका पैटर्न हो सकता है। पर क्या मैं पूछ सकता हूँ, कोई मैन्युफैक्चरर है, यानी कि ये ग्लास, ये कप है, तो कप क्या डिज़ाइन की भी पैटर्न हो सकती है क्या? यस, अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो पेटेंट, उसको बोलते हैं टेक्निकल पेटेंट या यूटिलिटी पेटेंट। यूटिलिटी पैटर्न, ऐसा। तो अगर आपने कोई टेक्निकल इनोवेशन किया है तो आप उसके अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। मगर समझ लो कि आपका जो क्रिएशन है वो यूनिकनेस है, आपने कोई प्रोडक्ट जो है उसको एक यूनिक शेप में बनाया। जैसे आपने बोला कि ये कप है, ठीक है। जैसे कोई भी फर्नीचर है, कोई भी ज्वेलरी आइटम है, कोई भी हार्डवेयर आइटम है, जो आपने यूनिक शेप में बनाया, उसका एस्थेटिक आउटर लुक है वो यूनिक है, जो अब तक मार्केट में नहीं था, आपने क्रिएट किया फर्स्ट टाइम, तो उसको आप डिज़ाइन पेटेंट के अंदर रजिस्टर कर सकते हो। सो दैट टेक्निकल पेटेंट जो है वो आपका टेक्निकल फंक्शनलिटी प्रोटेक्ट करेगा, और ये डिज़ाइन पेटेंट है वो खाली ना खाली आपका प्रोडक्ट का शेप या आउटर लुक या एस्थेटिक लुक जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसको कौन से मटेरियल से बना है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उसका साइज़ क्या है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, और उसका टेक्निकल फंक्शनलिटी क्या है उसके साथ कोई लेना देना नहीं। इट विल ओनली एंड ओनली प्रोटेक्ट द शेप ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिज़ाइन। हाँ, जैसे मैंने बोला ज्वेलरी है, फर्नीचर है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं कि जो भी टेक्सटाइल गारमेंट्स में जो डिज़ाइन बनता है, राइट, टेक्सटाइल में, साड़ी में, ड्रेस मटेरियल्स में, वो भी डिज़ाइन पेटेंट के अंदर प्रोटेक्ट होता है। तो यानी कि यही सेम डिज़ाइन आप दूसरा नहीं बना सकता, दूसरा नहीं बना सकता है। ओके, तो अभी इनका क्या प्रोसेस क्या रहता है कि भाई मेरे को कब, कौन से टाइम पे डिज़ाइन पैटर्न है वो रजिस्टर कराना चाहिए? समझ लो अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चर में क्या रहता है कि वो प्रोडक्ट है एग्जैक्टली मार्केट में फिट तो होगी, तो बार बार उसको चेंजेस आता है, फिर एक बार वो ट्रायल एंड एरर के बाद वो फिक्स हो जाता है कि बस यही हमको लाखों पीसेस निकालना है, ठीक है। तो फिर वो रजिस्टर कब कराना आता है, उसकी प्रोसेस क्या रहती है डिज़ाइन? अगेन ऐसे ही बोला कि समझ लो आप प्रोडक्ट कुछ डेवलप कर रहे हो, जैसे इसमें बोला इसमें खाली ना खाली शेप इज़ इम्पोर्टेंट, उसका मटेरियल साइज कोई कंसर्न नहीं है। तो वंस आपका डिज़ाइन फाइनल हो गया, एग्जैक्टली, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने मैन्युफैक्चरिंग उसका किया कि नहीं किया, इवन आपके 3D डिज़ाइन जो है, 3D इमेजेस है, उसके बेस पे भी आप डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हो। तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है? उसकी प्रोसेस में डिज़ाइन के लिए आपको आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आइदर उसकी 3D इमेजेस और लाइन डायग्राम, या फिर एक्चुअल प्रोडक्ट जो है उसके डिफरेंट एंगल से फोटोग्राफ्स चाहिए, ठीक है। वो आप सबमिट करो, डिज़ाइन ऑफिस उसको इवैल्यूएट करेगा, उनको कुछ क्वेरी होगा तो क्वेरी रेस करेगा, आपको उसका रिप्लाई देना है। अगेन कुछ मेजर क्वेरी है तो वंस दे विल इशू द हियरिंग पे आपको उनको आर्ग्यू करके जस्टिफाई करना है जो भी क्वेरी है, एंड देन यू विल गेट द डिजाइन सर्टिफिकेट। टेंटेटिव टाइमलाइन अगर समझ लो आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है उसमें, तो यू कैन गेट द डिजाइन सर्टिफिकेट विद इन 6 to 8 months। ओके, 6 to 8 मंथ में यस, और उसका जो राइट्स है डिज़ाइन का वो आपको मिलेगा इनिशियली 10 साल के लिए, और अनदर 5 साल अगर आप रिन्यू करते हो तो अनदर 5 साल उसको एक्सटेंड कर सकते हो, 15 साल तक आप उसको एंजॉय कर सकते हो। फिर वो ओपन हो सकता है? फिर वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो फिर 15 साल बाद आपको भी कुछ नया इनोवेशन करना पड़ेगा। यस। और आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक वन ऑफ द टाइप बताया कि ट्रेड सीक्रेट, तो वो क्या है ट्रेड सीक्रेट? ट्रेड में ही होता है सीक्रेट, या फिर ट्रेड सीक्रेट क्या होता है उसका बेसिक बताइए। सो अभी इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि भाई ट्रेड सीक्रेट सही में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में फॉल होता है या कुछ अलग चीज़ है।
तो ट्रेड सीक्रेट जब नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आता है, कोका कोला, राइट। एग्जैक्टली। सो ट्रेड सीक्रेट मीन्स आप आपका जो भी ट्रेड है उसको सीक्रेट रख रहे हो। आपने अगर कुछ ऐसा यूनिक चीज़ बनाई है जो आप चाहते हो कि भी वो आपके तक ही रहे, तो आप उसको ट्रेड सीक्रेट रख सकते हो। बट जस्ट लाइक जैसे बोला कि पेटेंट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोसेस है, ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कॉपीराइट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, डिज़ाइन पेटेंट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। इस तरह से ट्रेड सीक्रेट के लिए ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि जहाँ पे आप जाके ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते, ट्रेड सीक्रेट रजिस्टर करवा सकते हो। दैट इज़ अप टू यू। आपको वो सीक्रेट रखना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टीम में, आपके कंपनी में, टू मेक श्योर कि भाई वो कहीं पे लीक ना हो। अगर वो किसी रीजन से लीक हो गया तो ऐसा कोई प्रोविजन लीगल प्रोविजन नहीं है कि जो आप ट्रेड सीक्रेट के अंदर आपको उसको डिफेंड कर सकते हो। ओके। तो जैसे कोका कोला है, कोका कोला जैसे बोल रहा है कि भाई उनका जो फॉर्मूला है दैट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट, राइट। नोबडी नोज कि भाई आज तक वो किसी ने पहचान नहीं पाया कि भाई वो क्या है, ठीक है। तो वो आज तक सेफ है क्योंकि उन्होंने वो मेंटेन करके रखा है। ओके। तो दैट इज़ अप टू यू कि आप उसको कितना स्ट्रिक्टली मेंटेन करके रख सकते हो सीक्रेट विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोको कोला ने ये सब तो किया ही होगा, ट्रेडमार्क, पेटेंट, सब कुछ, पर उसके बाद भी ये ट्रेड सीक्रेट आता है क्या? हाँ, उन्होंने ट्रेडमार्क किया होगा, डिजाइन उनका जो बॉटल शेप या ग्लास का था वो किया था उन्होंने, बट पेटेंट उन्होंने नहीं किया। रीजन, अच्छा, वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं अगर आपको पेटेंट फाइल करना है तो यू हैव टू डिस्क्लोज योर इन्वेंशन कि हमने कैसे बनाया। अगर पेटेंट में डिस्क्लोज हो गया तो आपको ठीक है राइट्स मिलेगा, बट दैट राइट इज लिमिटेड टू 20 ईयर्स। ओके। तो 20 ईयर्स के बाद इट इज़ ओपन टू पब्लिक, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने उसको ट्रेड सीक्रेट रखा है, पेटेंट फाइल नहीं किया था। ओके। आपको क्या लगता है इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है कि जिसने ट्रेड सीक्रेट किया हुआ है? ऐसी मेन चीज़ आपको मिलेगी फूड रेसिपी में, राइट। ओके। तो फूड रिलेटेड जो बिजनेस है उनका कुछ स्पेसिफिक जैसे मैगी मसाला या ऐसा कुछ है, तो ऐसे कोई भी रेसिपी वाला जो प्रोडक्ट या बिजनेस होगा वहाँ पे इट विल बी मोर प्रेवलेंट। और आप कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस को बताना चाहते हो कि ट्रेड सीक्रेट इज वो भी कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, इनोवेशन कुछ ऐसा हो और वो पैटर्न में नहीं लेना चाहते और ट्रेड सीक्रेट कर सकते हो तो कई बार क्लाइंट हमको पूछते हैं कि भाई हमको पेटेंट करना चाहिए या ट्रेडमार्क करना चाहिए या ट्रेड सीक्रेट रखना चाहिए, राइट। सो दैट इज डिपेंडिंग ऑन आपका जो इन्वेंशन है उसके ऊपर डिपेंड। सिंपल आपको एक ही क्वेश्चन पूछना है कि अगर ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में रखता हूँ तो कोई भी इजीली उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके जान सकता है कि नहीं कि इसमें क्या है या इसका प्रोसेस क्या है। अगर वो इजीली जान सकता है तो उसको ट्रेड सीक्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जैसे भी आप प्रोडक्ट मार्केट में डालोगे वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके जान लेगा और अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च कर देगा और आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है। अगर वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू गो विद द ट्रेड सीक्रेट। अदरवाइज गो विद द पेटेंट, क्योंकि पेटेंट करोगे तो आपको एटलीस्ट 20 साल का तो लीगल राइट्स मिलेगा अगर कोई कॉपी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। तो अभी कोई इनोवेशन करता है तो उसको डेफिनेटली कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉयर है उसके पास जाना ही पड़ेगा कि भाई मेरे को पैटर्न कराना है या ट्रेड सीक्रेट कराना है। यस। सो बहुत सारे सवाल ले चुके हैं अभी। इसमें भी आपने बोला कि भाई कॉमन मिस्टेक इस बहुत करते ही है, नाम में भी करते हैं, नाम फिर लोगो में भी करते हैं, फिर वापस पैटर्न में भी हो सकता है। लास्ट में आपने बताया कि पैटर्न कर सकते हैं या ट्रेड सीक्रेट कर सकते हैं। तो ये गलती से मिस्टेक जो होती है कॉमन छोटे मोटे बिजनेस वो क्या है? आपके पास तो बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, बहुत सारे मेल आते होंगे, तो कॉमन कौन सी मिस्टेक करते हैं ये सब बिजनेसेस? कॉमन मिस्टेक में देखो अभी इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें या स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप को देखें हम, तो पहली चीज़ यही है कि भाई वो सोचते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है दैट इज एन एडिशनल बर्डन या एक्सपेंस। दूसरी चीज़ कि भाई उनको पता भी ये करना है, लेकिन ये वो सोचते हैं कि ठीक है अभी तो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमको रेवेन्यू नहीं हुआ है, तो हम जब पैसा मिलेगा तब फाइल करेंगे। बट जैसे मैंने बोला कि भाई ये सब चीज़ें कैसी कि आपको एज अर्ली एज फाइल प्रोटेक्ट करनी है। आपने बिजनेस शुरू कर दिया लेकिन प्रोटेक्शन नहीं किया और आप सोचो कि मैं 1 साल के बाद करूंगा और इन बिटवीन अगर दूसरे किसी ने वो नाम से ट्रेडमार्क फाइल कर दिए या पेटेंट फाइल कर दिया तो आप योर बिजनेस इज गॉन। आप तो उसको कुछ राइट्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको जो पेटेंट या ट्रेडमार्क ग्रांट हो गया तो वो आपका बिजनेस बंद करवाएगा।
तो संजय भाई, सबसे पहले आपने बोला ना कि कोई भी छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको उसके पास जुनून होता है, वो काम करने के लिए रेडी होता है, उसको क्या करना है वो भी पता है, पर चैलेंजेस वही आती है जो आपने बोला ना, पैसे की। तो उसमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि सबको अपना प्रोटेक्ट करवाना ही है, पर चार्जेस भी उतने रहते हैं, तो गवर्नमेंट कोई सपोर्ट कर दिया क्या? देखो भावेश भाई, इसमें पैसे की बात नहीं है, इसमें माइंडसेट की बात है। ओके। क्योंकि अगर आप ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेट या डिजाइन पेटेंट की बात करो ना, द कॉस्ट ऑफ दैट इज नॉट नियर अबाउट 10,000 के आसपास है, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ बिग अमाउंट, ठीक है। पेटेंट जो है उसके लिए इट विल बी एक्सटेंडेड अमाउंट लगता है, डिपेंडिंग ऑन कभी लॉ फर्म टू लॉ फर्म। बट उसके लिए भी अगर मैं बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हो और अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो, तो देयर आर सो मेनी स्कीम्स और द बेनिफिट्स अवेलेबल थ्रू स्टार्टअप और MSME, जहाँ से आप फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर MSME की बात करूँ मैं, तो MSME इज़ रीएम्बर्सिंग द कॉस्ट यू आर डूइंग फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डिजाइन पेटेंट रजिस्ट्रेशन और पेटेंट रजिस्ट्रेशन। पेटेंट रजिस्ट्रेशन में आप इंडिया का पेटेंट एज वेल एज इंटरनेशनल पेटेंट में भी जो कर रहे हो, वो भी आपको रीएम्बर्स करता है अगर आप MSME, आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है तो। बट द ओनली कंडीशन इज वो आपको रिइंबर्समेंट एप्लीकेबल होगा रजिस्ट्रेशन होने के बाद। ओके। तो रजिस्ट्रेशन तक आपको जो एक्सपेंस है वो बेयर करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो रिइंबर्समेंट के लिए MSME पोर्टल के थ्रू। उसका प्रोसेस ऑनलाइन ही है पूरा, आप जो भी डॉक्यूमेंट है आप सबमिट कर दो, उनके साइड से जब भी उनका अप्रूवल होगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा रिइंबर्स हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो यानी कि रिस्क तो पहले लेना ही पड़ेगा। आप बिजनेस में आ रहे हो तो रिस्क तो लेने पड़ेगा। अभी तो आपने जो बोला ओनली 10,000 है, तो समझ लो कोई रिटेलर है वो शॉप खोलेगा, अदरवाइज कोई मैन्युफैक्चरर है वो कंपनी लेगा या कंपनी के लिए लैंड लेगा, और कोई समझो सर्विस बिजनेस है कोई ऑफिस लेगा, तो उसको सबसे पहले दिमाग में वो डाल देना है कि मेरे को 10,000 खर्चा लगेगा, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मेरी एक ऑफिस होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो वो करना ही जरूरी है। यस। और तो इंडियन बिजनेसेस का क्या माइंडसेट रहता है, कि कितने परसेंटेज ये लोग कन्विंस होते हैं, और कितने लोग आपके पास आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर बाद में 1-2 साल बाद आते हैं? नहीं, इसमें देश में 3-4 टाइप के लोग हैं। एक लोग ऐसे एक क्लाइंट बेस ऐसा है कि जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता या कुछ है ही नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दे आर गुड विद जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ है, वो उनको पता ही नहीं है। दूसरा क्लास ऐसा है कि जिसको पता है कि ऐसा कुछ है, बट दे आर नॉट सीरियस कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं 10 साल से कर रहा हूँ बिजनेस, आगे करूँगा, मुझे कुछ करना नहीं है। तीसरा क्लास ऐसा है कि जिसको पता है ये सब होता है और ये करना चाहिए, बट वो उसको कॉस्ट देखता है। एग्जैक्टली। कॉस्ट की वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है या डिले करता है, ऐसा करता है। ओनली लास्ट क्लास जो वेरी स्मॉल परसेंटेज है, उसको पता है कि भाई ये ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, बिजनेस ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो उसका सही में उपयोग करके बिजनेस के ग्रोथ में यूज़ करते हैं। जिसका विजन है जियोग्राफिकली उसको ग्रोथ करना है, तो वो सबसे पहले उसको ये सब चीज़ें प्रोटेक्ट करके फिर बिजनेस स्टार्ट करता है। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए एज अ स्टार्टअप और ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी, कि आपको यही करना ही पड़ेगा, या आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हाँ, तो भाजी देखो, सिंपल, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई भी डोमेन में है, आप रिटेल कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या कोई भी प्रोडक्ट में कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वो चीज़ देखना है कि भाई आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एप्लीकेबल हो रहा है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको फाइल करके प्रोटेक्ट करना। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग किसी को भी चेक करना है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको लीगली कोई टेंशन नहीं है, राइट? नाम का, लीगल इश्यू का, किसी का, ठीक है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, बेस्ड स्ट्रेटेजी। जैसे बोला कि भाई ठीक है, इनिशियली कॉस्ट पार्ट है, तो कॉस्ट पार्ट जैसे मोना बोला कि ये बहुत सारे गवर्नमेंट के असिस्टेंस अवेलेबल है, बहुत सारे अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल है जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हो, रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, जो आपको कॉस्ट में भी बर्डन नहीं पड़ेगा और प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आपको ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करके उसको एटलीस्ट फाइल कर देना है। और समझ लो मैंने ट्रेडमार्क ले लिया, कॉपीराइट भी करा दिया, पेटेंट भी ले ली, उसके बाद कोई बंदा मेरा बिजनेस को कॉपी कर रहा है, तो उसमें मेरे को क्या करना चाहिए? ओके, तो बाबूजी जैसे हमने इनिशियली बोला था कि भाई ये आपका एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। तो जैसे आपका प्रॉपर्टी, आपका घर है, घर में अगर कोई घुस जाता है आपके परमिशन के बिना, तो आप क्या करते हो?
नहीं घुसने देता। हाँ, नहीं घुसने, पुलिस कंप्लेन करते पुलिस हो, चोरी कंप्लेन हुआ है, करता ठीक है। तो सेम वे ये भी आपके पास लीगल, आपने अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है, पेटेंट रजिस्टर किया है या डिजाइन पेटेंट रजिस्टर किया है, तो वो आपका लीगल राइट्स है। अगर कोई कॉपी कर रहा है विदाउट योर परमिशन और विदाउट टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम यू, तो आप उसके अगेंस्ट पे लीगल एक्शन ले सकते हो, ठीक है। इसमें एज पर लॉ सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के रेमेडीज आर अवेलेबल। उसके लिए लॉयर के पास जाना पड़ेगा कि यस, उसके लिए कंपलसरी यू हैव टू अटेंड अ लॉयर, बिकॉज वो पूरा लीगल प्रोसेस हो जाता है। आपने समझ लो ये डिज़ाइन का भी पेटेंट का बता दिया, कंटेंट का भी पेटेंट बता दिया, ठीक है। अभी मेरे से आपको याद आया कि आपने जो ये पहना है तो वो क्या है, और ये पेटेंटेड है क्या, ये हैंड्स फ्री? मैं ये ऐसा ही हैंड्स फ्री बना दूँ तो? देखो, अभी वो आप हैंड्स फ्री नहीं बना सकते अभी। अच्छा, देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोले, राइट। तो ये एक बॉन्ड कंडक्शन हियरिंग डिवाइस है, या आप बोले उसको हेडफोन है। तो इसका जो नाम है, ब्रांड नेम, वो ट्रेडमार्क है। ओके, इसका जो शेप है यूनिक शेप में बना हुआ है, ठीक है। तो दैट वो डिजाइन पेटेंट है। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रहा है उसका ऑलरेडी पेटेंट ग्रांटेड है। ओके, उस अगेन इट इज़ ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी सोर्स कोड हुआ है उसका कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ओके, तो आप किसी तरह से ये प्रोडक्ट नहीं बना सकते अगर क्योंकि ये उनका सब आईपी रजिस्टर्ड है। सो दिस इज द वन ऑफ द स्टार्टअप वी हियर करके है, जो हमारा क्लाइंट है, जिसका पूरा हमने आईपी स्ट्रेटेजी बना के उनका आईपी पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास 4 से 5 ग्रांटेड पेटेंट है, 4 से 5 डिजाइन पेटेंट है, 6 से 7 ट्रेडमार्क है, 6 से 7 कॉपीराइट है। और अगेन वी आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द इंटरनेशनल पेटेंट इन अदर 10 to 15 countries, right? And based on that IP portfolio, IP protections, they are able to get funding from the Shark Tank last season from the Piyush Bansal at the valuation of 250 CR. ओह, राइट। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करते हो तो आपको बिजनेस को ग्रोथ करने में इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। सो वन ऑफ द गुड एग्जांपल ऑफ द Yes. स्टार्टअप कि भाई स्टार्टअप को सबसे पहले अपनी Yes. आइडियाज, Yes. इनोवेशन के जो भी है उसको Yes. प्रोटेक्ट करना चाहिए। Yes. और आप और कुछ बताना चाहिए कि जो भी बिजनेसेस है हमारे छोटे मोटे, और जितने भी ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करे उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो भी बिजनेस है उसके अप्रोप्रिएटली आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। एग्जैक्टली, वो आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली उसको फाइल कर देना है, ठीक है। बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस और बिफोर यू लॉन्च योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, उसको रजिस्ट्रेशन तक वेट करने की जरूरत नहीं है। फाइलिंग हो गया, दैट मीन्स आपका वो सिक्योर हो गया। उसके बाद यू स्टार्ट योर बिजनेस और यू लॉन्च योर प्रोडक्ट। ओके। तो इसमें समझ लो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मेरे को सबसे पहले नाम, अच्छी तरह से नाम सोचना चाहिए। तो आप कोई एडवाइस देना चाहोगे कि भाई ऑनलाइन में कैसे सर्च करके मेरा नाम और बिजनेस अवेलेबल है कि नहीं, यानी कि रजिस्टर है कि नहीं, ट्रेडमार्क किसी ने लिया हुआ कि नहीं, उसके बारे में कुछ एडवाइस देना चाहोगे? यस। तो अभी देखो, अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया का खुद का पेटेंट आईपी ऑफिस का वेबसाइट है, राइट, ipindia.nic.in करके, जहाँ पे जाके आप खुद भी ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हो, उसको क्लास आइडेंटिफाई करके भी आपका नाम जो है वो नाम वो क्लास में ऑलरेडी किसी का है या नहीं, ठीक है। Exactly. तो सेम चीज़ आप पेटेंट सर्च कर सकते हो, डिज़ाइन पेटेंट सर्च कर सकते हो, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको फ्रीली अवेलेबल है इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट पे। अगर आपको थोड़ा डिटेल में उसका केस स्टडी या इन्फॉर्मेशन जानना है तो यू कैन रिफर द वाइपो वेबसाइट है, यूएस पेटेंट ऑफिस का वेबसाइट है, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का वेबसाइट है, एस्पास नेट, जहाँ पे आपको यूके पेटेंट ऑफिस का वेबसाइट है, जहाँ पे दे हैव क्रिएटेड सम कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, टूल्स, एंड दैट इज ऑल्सो इंटरेक्टिव, राइट, जहाँ पे आपको एनिमेशन के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगा, केस स्टडीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ बिगिनर या बिजनेस या स्टार्टअप है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। साथ में साथ हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल या किसी भी पे जाके भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऑन ऑल दिस आर द फ्री रिसोर्सेज, राइट। तो आपके नॉलेज के लिए आप ये सब इन्फॉर्मेशन टूल्स यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, या आपके बिजनेस के लिए किस तरह से आप आईपी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेट्स द फाइनल थॉट कि आपको क्या लग रहा है कि आप
हमारे एसएमबी है उसको क्या कहना चाहोगे, और आज का जो हमने टॉक किया उसमें से क्या बेस्ट टेक अवे है? या सिंपल, आप देखो कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, अल्टीमेटली व्हाट्स योर गोल इज़ टू मेक सम मनी, राइट? अगर वो आपको अचीव करना है विद अ शॉर्ट टाइम एंड विथ लेस एफर्ट्स, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ टूल टू help you grow that business very fast and with in term of valuation also, as I given the example of this particular startup, right? The same way you can apply it in your business also, but जैसे बोला कि भाई एक तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, अर्ली उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के बाद उसको लेवरेज करना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आपने आईपी प्रोटेक्ट तो कर दिया, लेकिन फिर सर्टिफिकेट दीवार पे चिपका दिया, वो आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट? आपको उसको स्ट्रेटेजिक बेनिफिट लेना है। कहाँ लेना है? कंपिटिटिव एडवांटेज लेना है उसका, आपको गुडविल क्रिएट करने के लिए लेना है, मार्केटिंग टूल के लिए लेना है, वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए लेना है, प्रीमियम प्राइस फैच करने के लिए लेना है, बार्गेनिंग पावर में यूज़ करना है उसको, आपको बिजनेस के आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है? उसके बेस पे यू आर एबल टू फैच मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वो अगर आप समझ जाओगे और उसका प्रॉपर वे से यूज़ करोगे तो इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर बिजनेस। और लास्ट नॉट द लिस्ट, बट आपने बोला कि पैटर्न ये सब कुछ करने के बाद आप फंड रेज तो कर ही सकते हो, जैसे ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसने किया, तो बैंक में से लोन मिल सकती है क्या? यस, राइट क्वेश्चन। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, यूएस, यूरोप या कोई भी डेवलप कंट्री में, तो वहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है। क्या बात? आपके पास अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है या पेटेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, आप उसको मॉर्गेज करो बैंक में, बैंक आपको पैसा देगा। क्या बात है? यस, दैट इज़ नॉर्मल इन यूएस एंड अदर कंट्रीज। इंडिया में अभी दैट इज़ इन वन ऑफ द एजेंडा ऑफ नेशनल आईपी पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑलरेडी उसमें 2-3 डिस्कशन हो चुके हैं, बट गवर्नमेंट इज़ वेरी कीन टू कीप दैट implemented in India also, considering they want to empower the MSME and the startups, because startup और MSME के पास फंडिंग के लिए, मॉर्गेज करने के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं रहता है, राइट? कॉस्ट इज़ अ कंसर्न, फाइनेंस इज़ अ कंसर्न, फंडिंग इज़ अ कंसर्न। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उनको आईपी एज अ टूल बनाए कि जो उसको मॉर्गेज करके फंड रेज कर सकती है फ्रॉम बैंक। सो इन वेरी नियर फ्यूचर आपको वो चीज़ इंडिया में भी मिलेगा। तो अगेन दैट इज़ द अनदर बेनिफिट वन कैन यूज़। तो अगर आप अभी से आपका आईपी पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, तो वेन एवर जो एप्लीकेबल होगा इंडिया में, दैट आईपी इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर अ मॉर्गेज, आप उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हो। सो आपने बहुत सारा कुछ बताया कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ठीक है, डिज़ाइन पेटेंट है, और बहुत सारी मिस्टेक बिजनेसेस कर सकते हैं। तो अभी हमारे जो ऑडियंस है उसको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो वो कैसे आप तक कैसे पहुँचे? तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करोगे? पाव जी, देखो हमारा वेबसाइट है excelonip.com। ओके। और आप गूगल पे एक्सेलॉन आईपी लिखोगे तो आपको बहुत सारे हमारे वेबसाइट के अलावा दूसरे भी सोशल मीडिया पेजेस है वो मिलेंगे। तो उसके थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन है। तो यू कैन अप्रोच, एनीवन कैन अप्रोच अस फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको कुछ क्वेरी है तो दे कैन राइट टू अस, वी विल हेल्प यू टू गाइड देम। एंड दैट इज़ ऑल्सो माई पर्सनल मिशन टू एजुकेट एटलीस्ट 1 लाख पीपल अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड उसके लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस और सेशन। सो थैंक यू। कोई भी स्टार्टअप है, स्टार्टअप को कुछ भी प्रॉब्लम है या अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्टली संजय भाई को पूछ सकते हो। सो थैंक यू संजय भाई फॉर कमिंग हियर, एंड थैंक यू ऑडियंस कि हम हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ आपके ग्रोथ के लिए लाते हैं। तो इस बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थे। तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज संजय भाई को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा बिजनेस है, कोई इनोवेटर है जो उसकी खुद की दुनिया में है, तो आप इसको भी प्लीज़ ये शेयर कर सकते हो। अदरवाइज संजय भाई का कॉन्टैक्ट डिटेल भी उनको शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू ऑडियंस। और हम ऐसे ही इंडिया के जितने भी बिजनेसेस है तो उनके ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ एपिसोड में हम कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आपको और नए कौन से टॉपिक के बारे में हमको पॉडकास्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ हमको वो कमेंट में बताइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द SMB पॉडकास्ट। थैंक यू।